आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 9 प्रश्नावली है यहाँ पर 7 त्रिभुज और उसका बेसिक करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है? त्रिभुज। तो आपको त्रिभुज क्या होता है ये सबको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे त्रिभुज की परिभाषा लिख लेते हैं। त्रिभुज, तो त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब इसकी विशेषता क्या होती है त्रिभुज की? त्रिभुज की विशेषता, ये आपके पास त्रिभुज है। ठीक है, ये क्या है आपके पास? त्रिभुज है। त्रिभुज की विशेषता क्या है? इसका नाम देते हैं ए, बी और सी। इसकी विशेषता क्या है कि इसमें तीन कोण होते हैं। तीन कोण, तीन भुजा होती है और तीन क्या होते हैं? शीर्ष। तीन ही क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। ठीक है, अब तीन कोण कौन कौन से हो गए? तो अगर कोण की हम बात करें तो कोण हो गए आपके यहाँ पर कोण ए, कोण बी, कोण सी। कोण ए, कोण बी और कोण सी। और भुजा की बात करें तो तीन भुजा कौन कौन सी हो गई? भुजा ए बी, भुजा बी सी और भुजा ऐसी। ये तीन भुजा हो गई ये वाली। ठीक है ना। और अगर शीर्ष की बात करें तो शीर्ष कौन से हो गए? तीन, तीन शीर्ष हो गए ए बी सी। तीन कोने हो गए ना, तो ए बी और सी, ये तीन क्या हो गए? शीर्ष हो गए। तो ये तो त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना है कि तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन भुजा होती है, तीन शीर्ष होते हैं। एक बात आपको और याद रखनी है नोट में कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के जो तीन कोण हैं ए बी सी, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इन तीनों का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये बात आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज की विशेषता, और ये यहाँ पे एक याद रखना नोट कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमारा ये जो मेन टॉपिक है त्रिभुज में, ये है सर्वांग समता के ऊपर। इसके ऊपर है, सर्वांग समता के ऊपर है। तो सर्वांग समता क्या होती है वो हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो सर्वांग समता, सर्वांग समता का मतलब क्या होता है? कोई भी अगर दो आकृतियां है, ठीक है, जिनके माप और कोण क्या हो? बराबर हो, या आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे ये आकृति है त्रिभुज की और ये भी क्या है? त्रिभुज है। अगर इस त्रिभुज को मैं इस त्रिभुज के ऊपर रखूंगा तो ये पूरी तरह से ढक लेना चाहिए।
अगर मैं इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के ऊपर रखूंगा तो ये जो त्रिभुज है दिखाई नहीं देना चाहिए, सिर्फ ये दिखाई देना चाहिए, पूरी तरह से ढक लेता है। या आप बोल सकते हैं इनके सभी कोण और सभी भुजा क्या हो, बराबर हो। ये होता है सर्वांग समता। एक होता है समरूप, समरूपता। उसका मतलब होता है जैसे ये भी क्या है, वर्ग, और ये भी क्या है, वर्ग। दोनों आकृतियां किसकी है, वर्ग की है। माप फिक्स नहीं है लेकिन आकृतियां किसकी है, दोनों वर्ग की। तो इसका मतलब ये दोनों समरूप है लेकिन सर्वांग सम नहीं है। ये दोनों सर्वांग सम है और दोनों समरूप भी है। ठीक है, तो इसमें आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे मैं सर्वांग समता की आपको परिभाषा लिखा देता हूँ। आपको लिखना है कि सर्वांग समता अर्थात सर्वांग सम का अर्थ सभी प्रकार से बराबर अर्थात वे आकृतियां जिनके आकार तथा माप समान हैं। या आप इसको बोल सकते हैं कि एक आकृति पर दूसरी आकृति रखने पर पूरी तरह से ढक ले तो दोनों आकृतियां क्या होती है, सर्वांग सम होती है। क्या बोल सकते हैं कि एक आकृति पर दूसरी आकृति रखने पर पूरी तरह से ढक ले तो दोनों आकृतियां क्या हो सकती है, सर्वांग सम होती है। ठीक है, मतलब सभी कोण सभी भुजा उनको बोलते हैं। अगर दोनों आकृतियां सर्वांग सम है तो वो क्या होगी, उनकी संगत कोण और संगत भुजा क्या होती है, समान होती है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है त्रिभुजों में सर्वांग समता। अब त्रिभुज सर्वांग सम कैसे हो सकते हैं। मान लीजिए ये दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज आपके सामने ये रहा, ठीक है, और एक त्रिभुज आपके सामने ये है। अब ये सर्वांग सम कब होंगे, जब मैं इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के ऊपर रखूंगा, नंबर एक त्रिभुज को नंबर दो त्रिभुज के ऊपर रखूंगा, तो आपको ये जो है नंबर दो दिखाई नहीं देना चाहिए। ये दोनों आपस में पूरी पूरी तरह से ढक लेने चाहिए। यानी जैसे इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी, और इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं पी, क्यू, आर। जब मैं इस त्रिभुज को उठाकर इसके ऊपर रखूंगा तो ये ए कहाँ पे जाएगा, पी के ऊपर, ठीक है, बी कहाँ पे जाएगा, ये क्यू के ऊपर जाएगा, और ये सी कहाँ पे जाएगा, आर के ऊपर जाएगा। जब मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो ये ए कोण जो पी के ऊपर चला जाएगा, ए कहाँ पे चला जाएगा, पी के ऊपर, बी कहाँ पे चला जाएगा, क्यू के ऊपर, और सी कहाँ पे चला जाएगा, आर के ऊपर। जब ये दोनों ढक लेते हैं तो हम कहेंगे कि जो दोनों त्रिभुज है वो क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो हम इस प्रकार लिखेंगे, सर्वांग सम का जो चिन्ह होता है वो होता है बराबर, और उसके ऊपर कुछ इस तरह का, ये किसका चिन्ह होता है, सर्वांग समता का चिन्ह होता है। अब मान लीजिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के, कुछ इस प्रकार इसको लिखेंगे। तो मैं इसको थोड़ी सी परिभाषा के माध्यम से आपको समझा देता हूं। देखो, यहाँ पर त्रिभुजों की सर्वांग समता, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के जो दूसरा त्रिभुज है उसको पूरी तरह से ढक ले तो वे त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम कहलाते हैं तथा उनका यह गुण सर्वांग समता कहलाता है। सर्वांग समता का जो प्रतीक होता है वो भी ये मैंने आपको बताया था। जैसे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर को पढ़ते समय हम पढ़ेंगे कि जो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, मतलब त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर के है। इस तरह का ये चित्र है। देखो, एक जो ए को जब हम रखेंगे इस त्रिभुज को जब हम इसके ऊपर रखेंगे तो ए चला जाएगा पी के ऊपर, बी चला जाएगा क्यू के ऊपर, सी चला जाएगा आर के ऊपर। तो इसका मतलब यहाँ देखो कुछ इस तरह से आपको इसमें मैंने लिख लिया है, आपको याद रखना है कि भुजा जो पी क्यू है वो ए बी को ढकती है, तो पी क्यू और ए बी बराबर होगी। क्यू जो क्यू आर है वो बी सी को ढकती है। चित्र के माध्यम से देखो, ए बी जो है वो पी क्यू को ढकती है, बी सी है वो क्यू आर को ढकती है। इसी तरह भुजा ए सी जो है वो पी आर को ढकती है, यानी ये तीनों बराबर हो जाएगी। इसी तरह तीनों कोण भी क्या है, एक दूसरे को ढकते हैं आपस में। पी ए को ढकता है, क्यू बी को ढकता है,
आर सी को। इसका मतलब कोण P बराबर है कोण A के, कोण Q बराबर है कोण R के, और कोण R बराबर है कोण Q बराबर है कोण B के, और कोण R बराबर है कोण C के। इसी तरह तीन शीर्ष, एक किसके बराबर है, P के बराबर है, B किसके बराबर है, Q के बराबर है, और C किसके बराबर है, R के बराबर है। तो कुछ तरह से आपको ये याद होना चाहिए। तो इस तरह से देखो, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। आपको एक नोट याद रखना है कि त्रिभुजों में सर्वांगसम त्रिभुजों के अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो संगत भाग बराबर होते हैं, और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भागों के लिए हम संक्षेप में CPCT लिखते हैं। आगे समझ में, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग जो है वो समान होते हैं, बराबर होते हैं। जब ये हम आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएंगे, जिसको हम लिखते हैं कि बाई CPCT। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सर्वांग समता के नियम। तो सबसे पहला जो नियम है वो देखो यहाँ पर, सबसे पहला जो नियम है वो है SSS नियम, यानी साइड साइड साइड, यानी भुजा 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 नियम। ये आपको याद रखना है। कौन सा नियम? भुजा 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 नियम। अब ये नियम क्या बोलता है आपको कि एक त्रिभुज है, उसकी तीनों भुजाएं क्रमशः किसी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यानी आपके पास दो त्रिभुज है, जैसे यहाँ पर ये दे रखा है आपके पास दो त्रिभुज, इसमें देखो तीनों भुजा, इसमें 3 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और सेम वापस 3, 5 और 7। तो ये तीनों भुजा आपस में बराबर है, इसमें ये तीनों भुजा और इसमें ये तीनों भुजा ये बराबर है। मतलब ए बी किसके बराबर है, ये रही ए बी जो है वो 3 सेंटीमीटर, ये किसके बराबर है, पी आर के। और बी सी किसके बराबर है, ये बी सी, ये 7 है तो ये पी क्यू के बराबर है। और ए सी है, ये क्यू आर के बराबर है। अतः हम कौन सा नियम लगाएंगे, जब तीनों भुजा बराबर हो तो हम कहेंगे कि एस एस नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है। अब देखो यहाँ पर हमने शुरू कहाँ से किया था, ए बी, फिर बी से सी, फिर ए सी। तो इसी तरह ये 3 वाली ली थी हमने, तो पी से आर, ठीक है ये। और फिर उसके बाद हमने क्या चला था, 7, पहले 3 फिर 7 फिर 5। तो पहले 3, तो आर से पी, फिर पी से क्यू, फिर क्यू से आर, इस तरह। तो आर पी क्यू ये त्रिभुज और ये ए बी सी दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ये हो गया आपका पहला नियम, एस एस नियम। दूसरा नियम देखो यहाँ पे, एस ए एस नियम, भुजा कोण भुजा नियम। कौन सा नियम, भुजा कोण भुजा नियम। अब इसमें क्या है कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो ये त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। कहने का मतलब है, मान लीजिए दो त्रिभुज है आपके पास इस तरह के, ये एक त्रिभुज है, नियम को पढ़ना है और उसको याद भी करना है। एस ए एस एक भुजा और दूसरा कोण और भुजा, मतलब जैसे ये दो भुजा है तो इनके बीच वाला कोण, और जैसे ये दो भुजा है तो इनके ये मध्य वाला कोण बराबर होना चाहिए। जो दो भुजा ले रहे हो अगर उनके बीच वाला कोण बराबर है, अब मान लीजिए आपने भुजा तो ये ले ली, तो देखो ये दो भुजा हो गई, इनके मध्य वाला कोण, ये दो भुजा बराबर, ये मध्य वाला कोण, मतलब ये 5 है, ये 7 है, और ये 60 डिग्री है। ये 7 है, ये 5 है, ये 60 है। तो देखो दोनों भुजा बराबर आ रही है और दोनों का कोण भी बराबर आ रहा है, तो ये सर्वांगसम होंगे। अगर इसी तरह अगर आपको ये त्रिभुज दे दे, ये और दो भुजा और ये वाला कोण, और ये दो, इस त्रिभुज में ये दो भुजा और ये वाला कोण, देखो ये दो भुजा ये वाली है लेकिन इनके मध्य वाला कोण बनना चाहिए, ना कि ये वाला, तो ये त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो भी आप दो भुजा ले रहे हो अगर उनके मध्य वाला कोण बराबर है तो वो सर्वांगसम होंगे, तभी ये नियम लगेगा। ऐसे ऐसे याद रखना है, पहले भुजा आनी चाहिए, फिर कोण, फिर भुजा, भुजा कोण भुजा, ये तो सही है। लेकिन ये अगर यहाँ पे होता गलत, देखो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। अब यहाँ पे ये भुजा,
ये कोण, फिर वापस ये कोण आ गया, भुजा आ गई, ऐसे नहीं होना चाहिए। भुजा आ गई, उसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, कोण, फिर वापस भुजा आ गई, इस तरह। तो ये नियम होता है। देखो क्वेश्चन यहाँ पे, ये दो त्रिभुज दे रखे हैं ए बी सी और डी ई एफ, जिसके अंदर देखो ये दोनों भुजा हैं और इन दोनों के मध्य बनने वाला कोण 50 डिग्री का है। इसमें भी ये दो भुजा है और इन दोनों के मध्य बनने वाला कोण 50 डिग्री का। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। कौन सा नियम लगेगा यहाँ पे, SAS नियम। आगे देखो तीसरा नियम, तीसरा जो नियम है वो है ASA नियम। ASA नियम, इस नियम में क्या है कि कोण भुजा कोण नियम, एक कोण और दूसरी भुजा और वापस कोण, यानी एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। मतलब यहाँ पर कि दो त्रिभुज हैं, देखो यहाँ पे समझा देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए ये दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, ठीक है। और ASA यानी कोण भुजा कोण, मान लीजिए ये कोण और ये कोण बराबर है, तो इन दोनों के मध्य बनने वाली भुजा होनी चाहिए। ऐसा कि नहीं ये दो कोण हो गए और भुजा ये हो गई, नहीं। अब जैसे ये दो कोण हो गए और ये दो कोण हो गए, तो इनके मध्य भुजा कौन सी आ रही है, ये वाली। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होनी चाहिए। और ये मान लीजिए ये 50 है और ये 60 है, तो ये 60 ये 50। कोण आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन दोनों कोण एक ही भुजा पे होना चाहिए और भुजा बीच वाली होनी चाहिए। ये तो सर्वांगसम है। अगर इसी तरह अगर आपके, तो हम बोल सकते हैं कि ASA नियम, ASA नियम, कोण भुजा कोण। अब इसमें देखो, इस त्रिभुज में देखो और इस त्रिभुज में देखना आपको, इसमें ये कोण है, ये भुजा है और ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है और ये भुजा है। देखो कोण आ गया, इसमें ये कोण आ गया ए, भुजा ये वाली आ गई और वापस कोण ही है, तो इसमें ये आना चाहिए था ना कि ये। तो ये सर्वांगसम नहीं है दोनों, ठीक है ना। नियम समझना है कि पहले एक आपको कोण लेना है, फिर भुजा लेनी है, फिर कोण, लगातार लेना है। कोण भुजा कोण, अब इसमें कोण ये रहा, भुजा ये रही, कोण ये रहा, तो इसमें लगातार नहीं है, लगातार होना चाहिए। जैसे ये कोण आ गया, फिर भुजा, फिर कोण, फिर भुजा, इस तरह। अब यहाँ पे ये कोण हो गया तो इसके बाद जो भुजा है वो लेनी, इस तरह से, ठीक है ना। तो देख सकते हो आप यहाँ पर ये दो त्रिभुज हैं, देखो दोनों कोण है और मध्य वाली भुजा ASA, और ये दोनों कोण है और इसके मध्य भुजा। तो यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, ASA नियम। ये नोट आपको जो है मिल जाएंगे, नोट्स आपको ले लेना आप ऐप के माध्यम से। आगे देखो चौथा नियम, AAS नियम। कौन सा नियम, AAS नियम, यानी कोण कोण भुजा नियम। दो त्रिभुजों के दो कोण के युग्म बराबर हो और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, उसमें क्या था, पिछले वाले में क्या था कि कोण भुजा कोण था, इसमें क्या था, दो कोण लगातार बराबर होने चाहिए और एक अगली वाली भुजा बराबर होनी चाहिए। आगे समझ में, जैसे देखो ये दो कोण बराबर है तो कोण कोण भुजा आ गई, कोण कोण भुजा, ये वाली भुजा भी नहीं होनी चाहिए, कोण कोण भुजा, ये दोनों हो सकता है इसमें। अगर ये 4 होती तो कोण कोण भुजा एक ही बात है। तो इसमें क्या होना चाहिए कि दो जो कोण है वो लगातार होना चाहिए और भुजा। तो जब दो कोण और एक भुजा बराबर होती है तो वह नियम लगता है AAS नियम। दो त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म बराबर हो और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि इनमें देखो कोण बी किसके बराबर है, कोण क्यू के बराबर है 50-50 डिग्री का। कोण सी किसके बराबर है, कोण आर के बराबर है 60-60 डिग्री का। और भुजा जो है AC बराबर है PR के 4-4 सेंटीमीटर के। तो कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा नियम लग रहा है, यानी AAS नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। अगला जो नियम है RHS नियम।
लास्ट नियम है, 5वां नियम है, याद रखना आपको, RHS नियम, समकोण त्रिभुजों में सर्वांग समता। अगर आपको दो समकोण त्रिभुज दे दे तो उनमें सर्वांग समता कैसे करेंगे, तो RHS का पूरा नाम क्या हो गया, समकोण यानी राइट एंगल। R का मतलब राइट एंगल, कर्ण और भुजा, ये इनका, ठीक है, पूरा इसका फॉर्म आ गया। फिर है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा बराबर हो तो वे, ठीक है ना, दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यहाँ पर दो त्रिभुज है आपके पास, जैसे ये दो त्रिभुज है, इस त्रिभुज की भी कर्ण और इस त्रिभुज की भी कर्ण, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, और इन दोनों में से कोई भी एक भुजा, कर्ण बराबर होना चाहिए लेकिन कोई भी इन दोनों में से एक भुजा चलेगी। अगर ये 3 है, अगर यहाँ पे ये 3 होती तो भी ये सर्वांगसम होते हैं, लेकिन दोनों में कर्ण बराबर होना जरूरी है, ठीक है ना। तो इस तरह से देखो, कोण P बराबर है कोण B के, कर्ण जो है RQ बराबर है कर्ण AC के, और RP जो भुजा है ये वाली, ये बराबर है AB के। इसलिए यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, RHS नियम। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुजों के लिए कौन सा नियम लगता है, RHS नियम। तो ये 5 नियम आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये आपको नोट्स जो है बनाए हुए आपको ऐप के माध्यम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।